नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम देखेंगे 15 फरवरी से 21 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो छत्तीसगढ़ से विशेषतः संबंधित है, उन सभी प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, साथ में इसके साथ साथ मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बताते जाऊंगा, जिसमें आप एक एक करके सभी पॉइंट वाइज कॉपी और पेन लेकर बैठ के नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए मेरे साथ सभी शाम को 7 बजे। और प्रश्नों प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नों का संग्रह यहाँ लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आप लोग बिल्कुल एक कॉपी पेन लेके बैठिए, वन लाइनर फैक्ट की तरह सभी को नोट करते जाइएगा। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं हमारा पहला आज का प्रश्न, जिसमें कहता है आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को किस तिथि से पुलिस महानिदेशक डीजीपी वेतनमान पर पदोन्नति दी गई है। ऑप्शन ए अप्रैल 2024, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2024, ऑप्शन सी 2 जुलाई 2024 या ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2024। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान डीजीपी कौन है? अरुण कुमार गौतम जी। ठीक है, अरुण गौतम जी हैं वर्तमान डीजीपी। और इस प्रश्न में कहा गया है कि ध्यान रखिएगा, वेतनमान पर, ठीक है, वेतनमान पर पदोन्नति दी गई है किनको? आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल को। इनको डीजीपी नहीं बनाया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये डेट जो है, जिस डेट को बनाया गया है वो डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल सही आंसर जो है इसका 2 जुलाई 2024 है। इसके अलावा जो है याद रखिएगा, जो वर्तमान डीजीपी हैं कौन है? अरुण गौतम जी, वो कार्यवाहक डीजीपी हैं। ठीक है, गुरजिंदर पाल सिंह जीपी जिनको कहा जाता है, जो कि 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, वो 2 जुलाई 2024 से पुलिस महानिदेशक डीजीपी वेतनमान पर पदोन्नति दी गई है, वेतनमान पर। ठीक है, यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किया गया और विशेष सचिव अभिजीत सिंह ने इसे अधिसूचित किया। पदोन्नति के बाद उन्हें करीब 2.25 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा। भाई कितना? 2.25 लाख रुपए। यह निर्णय न केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के कैरियर प्रगति का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राज्य प्रशासन अब वरिष्ठता और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उच्च पदों के लिए नियुक्तियां सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से वन लाइनर फैक्ट की तरह लिख लीजिए। नाम भी पूछा जा सकता है कि किनको जो है पदोन्नति करके डीजीपी वेतनमान पर दिया जा रहा है। ठीक है, पुलिस महानिदेशक के वेतनमान पर पदोन्नति की गई है। नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कहता है कि निम्न में से किन आईएएस अधिकारियों का नाम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए चयनित या प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन ए नम्रता गांधी, ऋचा प्रकाश चौधरी और सौरभ कुमार। ऑप्शन बी नम्रता गांधी, अभिजीत सिंह और सिद्धार्थ कोमल। ऑप्शन सी रजत कुमार, ऋचा प्रकाश और अमित कटारिया। और ऑप्शन डी सौरभ कुमार, अनिल टुटेजा और नम्रता गांधी। हाल ही में जो है पदोन्नति बहुत सारी दी गई है, इसीलिए प्रश्न लाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, मेरे ख्याल से कोई किसी से नहीं बनेगा। फिर भी आप अपना आंसर जो है सही हो या गलत कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट लाइन से करते जाइए सभी। अभी बहुत से अधिकारियों की पदोन्नति की गई है, इसीलिए ये प्रश्न लाया गया था। और ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, करंट अफेयर में अधिकतर जो है प्रश्न आते हैं वो नियुक्तियों से संबंधित आती है, याद रखिएगा। ठीक है, नियुक्तियां जरूर जरूर याद रखिएगा सभी। जितने भी नियुक्तियां होती है, नई नियुक्तियां, उनको खासकर प्रश्न में पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा देखते हैं, भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या बताई गई है। और बैलाडीला से दल्ली राजहरा तक का क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान से प्रश्न को देखेंगे तो इसमें एक ही प्रश्न में दो प्रश्न छुपे हुए हैं। पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या बताई गई है, और दूसरा जो है बैलाडीला के दल्ली राजहरा तक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तीसरा सबसे समृद्ध राज्य है और बॉक्साइट खनिज। ऑप्शन बी सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य अभ्रक खनिज। सी है दूसरा सबसे बड़ा समृद्ध राज्य लॉ एस्क। और डी है पांचवा खनिज राज्य और एस्क का खनिज का जो है वो तांबा। तो आप अच्छे से जानते होंगे बैलाडीला जो है, बैलाडीला दल्ली राजहरा, बैलाडीला से दल्ली राजहरा जो है मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लॉ एस्क के लिए।
बस इतना आपको पता होगा, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर सभी सही लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बेला डीला तो सभी जानते हैं विशेषता, ठीक है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला एग्जाम में खासकर पूछा जाता है, इसलिए वहाँ जो भी हाँ एक चीज और है, बेलाडीला में जो खनिज का लौह अयस्क का खनन करता है वो कौन है? एनएमडीसी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला चौथा क्या कहता है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनने वाली बिलासपुर उरगा 4 लेन सड़क के पूर्ण होने पर बिलासपुर से कोरबा की अनुमानित यात्रा अवधि क्या होगी? ऑप्शन ए 45 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी 1 घंटा 30 मिनट, या ऑप्शन डी 2 घंटे। बहुत ही घुमावदार प्रश्न है, क्योंकि भाई कौन कितने स्पीड से जाएगा ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कोरबा बिलासपुर उरगा 4 लेन जो सड़क बन रही है वो कौन सी परियोजना के तहत हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतमाला परियोजना, और इसमें जब बन जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी, तो 1 घंटे में जो है आप बिलासपुर से ढेका, बिलासपुर का एक ढेका करके जगह है, जानते होंगे जो बिलासपुर साइड के होंगे, ढेका से आप सीधा सीधा कोरबा जाने के, उरगा जाने के लिए 1 घंटे में पहुंच सकते हैं 4 लाइन सड़क। 80% लगभग काम हो गया है, बस 20% बचा हुआ है, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक ये खास खास बात इसमें ये है कि सड़क जो है एक एक्सेस कंट्रोल सड़क है, मतलब एक बार अगर आप गए हैं उस साइड पे तो वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधा आप जाएंगे। ठीक है, बीच में से कहीं भी मुड़ने का ऑप्शन नहीं है। चल, और रॉन्ग साइड से तो आते हैं तो जानते ही हैं, फिर रॉन्ग साइड से ऑप्शन एक्सीडेंट का है, चालान का है, बहुत सारे हैं। अभी तो चालान भी आरटीओ में बहुत सारे नियम आ गए हैं, बहुत ट्रैफिक रूल तोड़ने पे बहुत सारे चालान कट रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। बिलासपुर उरगा 4 लेन सड़क निर्माण के लिए कितने गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई और इसके लिए कितना मुआवजा दिया गया? ऑप्शन ए 50 गांव 600 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 30 गांव 400 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 46 गांव 500 करोड़ रुपए, और ऑप्शन डी 60 गांव 750 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर गांव तो गिनते नहीं रहेंगे, लेकिन भारतमाला परियोजना जब आप पढ़ेंगे, अभी हाल ही न्यूज में था, तो उसमें आपको पूरे डिटेल मिल जाएंगे। तो बिलासपुर टू उरगा जो सड़क बन रही है उसके लिए 46 गांव और 500 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था किसान को। ठीक है, तभी आप ये कितने किलोमीटर की बन रही है? उरगा से 70 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए इसको लाया गया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, और कमेंट नहीं करते हैं जो लोग भी देखते हैं, बिल्कुल भाई एक बार कमेंट करके बता दिया कीजिए कम से कम। अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हैं तो सेशन कैसा लग रहा है ये तो बता ही सकते हैं, इतना उम्मीद मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्लास कैसा लगता है, और बाद में भी देखते हैं तो भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां कहता है कि आईपीएस 2025 ओएनमेंट कॉन्फ्रेंस में टेक्नो गैलेक्सी पुरस्कार के तहत किस एनटीपीसी इकाई को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, ऑप्शन बी एनटीपीसी पश्चिम क्षेत्र सेकंड नवा रायपुर, ऑप्शन सी एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र सेकंड भुवनेश्वर, या डी एनटीपीसी उत्तरी क्षेत्र लखनऊ। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ इस प्रश्न का लोग अधिकतर आंसर जो है, अधिकतर लोग जो आंसर लगाएंगे वो नया रायपुर को लगाएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये गलत है। ठीक है, जो हाल ही में टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो दिया गया है एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र सेकंड भुवनेश्वर को दिया गया है। ठीक है, इसीलिए प्रश्न लाया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आईपीएस 2025 जिसे कहा जाता है इंडियन पावर स्टेशन, ठीक है, ओ एंड एम कॉन्फ्रेंस का आयोजन एनटीपीसी द्वारा रायपुर में किया गया था। आयोजन जो है रायपुर में किया गया था, इसीलिए प्रश्न लाया गया क्योंकि छत्तीसगढ़ से विशेषता संबंधित है, और इसमें प्रथम पुरस्कार जो है वो भुवनेश्वर को दिया गया था। ठीक है, एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र 2 भुवनेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला करंट अफेयर क्या कहता है। प्रश्नों के फॉर्म में सातवां है, आईपीएस 2025 सम्मेलन का प्रमुख विषय निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए स्मार्ट ग्रिड तकनीक और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण और हरित भवन,
ऑप्शन सी विश्वसनीय और सतत उत्पादन, परिसंपत्ति प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन। ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा का व्यावसायिक प्रयोग आईपीएस 2025, जिसका आयोजन पूछा जा सकता है कहां पर किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? रायपुर में आयोजित किया गया था। और इसका प्रमुख जो थीम थी, जो विषय था, वह था विश्वसनीय और सतत उत्पादन, परिसंपत्ति प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन। नोट डाउन कर लीजिए, एक जगह लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा लगता है, ताकि कंटिन्यू सेशन जारी रखें। आईपीएस 2025, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन पावर स्टेशन कॉन्फ्रेंस, का प्रमुख विषय जो था विश्वसनीय और सतत उत्पादन, परिसंपत्ति प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन था। यह विषय विद्युत क्षेत्र की आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ठीक है, इस विषय के अंतर्गत 426 शोध पत्र थे, प्राप्त हुए थे, जिसमें 90 को प्रस्तुतियों के लिए चुना गया था। इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि न्यूज में चल रहा था, इसलिए सब कुछ डाल दिया गया। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया था, किसको प्रथम पुरस्कार दिया गया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी थीम, उद्देश्य क्या थी, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी सम्मेलन की। 8वां देखते हैं क्या कहता है। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी में पहली बार किस देश के वन्य प्राणी जेब्रा और मिरकैट को लाया जा रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी रूस। फटाफट आंसर कर लीजिए, नहीं पता है तो भी आंसर करते जाइए कमेंट। मैं इसलिए जल्दी जल्दी आंसर कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जो है कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर कवर कर सके। ठीक है, कमेंट बिल्कुल करते जाइए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जो है नया रायपुर के जंगल सफारी में जो पहली बार वन्य जीव लाया गया है, जेब्रा और मिरकैट, वो लाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। और ये प्राणी अफ्रीकी महाद्वीप के विशिष्ट जीव हैं, जिनकी उपस्थिति छत्तीसगढ़ के जंगल सफारी को राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाएगी। यह पहली बार हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर के जीव जंतु को लाया जा रहा है। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत सरल है, लेकिन आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे एग्जाम में। क्या कहता है, जंगल सफारी के जू में जेब्रा और मिरकैट किस जू से लाए जाएंगे और इसके बदले कौन से प्राणी दिए जाएंगे? जो भी जीव लाए जा रहे हैं उनके बदले भी कुछ प्राणी दिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए भोपाल जू से बदले में हाथी, ऑप्शन बी दिल्ली जू से बदले में दिया जा रहा है बाघ, ऑप्शन सी जामनगर जू से बदले में दिया जा रहा है भालू, या ऑप्शन डी मैसूर जू से बदले में दिया जाएगा बारहसिंगा। नहीं पता होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। वो लाया जा रहा है जामनगर से, जू से लाया जा रहा है, और बदले में भालू दिया जा रहा है यहाँ से छत्तीसगढ़ से। ठीक है, गुजरात के जामनगर स्थित एक प्राइवेट जू से एक जोड़ा जेब्रा और एक जोड़ा मिरकैट को नया रायपुर के जंगल सफारी में लाया जा रहा है, और उसके बदले जो है 2 भालू को दिया जा रहा है। ठीक है, और किस देश के लिए? दक्षिण अफ्रीका का विशेषता जीव है, इसीलिए लाया जा रहा है, जो कि आप अब छत्तीसगढ़ में नया रायपुर जंगल सफारी में देख सकते हैं। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में जो चुनाव हुआ था, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024 के पहले चरण में कुल कितने मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए 8,972, ऑप्शन बी 9,873, ऑप्शन सी 10,045, या ऑप्शन डी 9,471। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज 2024 कितने चरणों में होंगे, तो 3 चरण में थे। ठीक है, 3 चरण में होने थे। पहला 17 फरवरी, दूसरा 20 फरवरी, और तीसरा जो है 23 फरवरी को। यहाँ बात की जा रही है पहले चरण की, और पहले चरण में कितने मतदान केंद्र स्थापित हुए थे, तो उसका आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 9,873। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। 53 विकास खंडों में जो है 9,873 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनका प्रथम चरण में अर्थात 17 फरवरी को वोटिंग होना था। ठीक है, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी 3 चरण में होने थे चुनाव, इसलिए होने हैं। और तीनों चरण को याद रखिएगा, कम से कम डेट भी याद नहीं रखते हैं तो कितने चरणों में संपन्न होने वाला है ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, 11वां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में जिन 53 विकास खंडों में मतदान हो रहे हैं, वहां किस तिथि को मतों की गणना की जाएगी?
ऑप्शन ए 20 फरवरी 2024, ऑप्शन बी 21 फरवरी 2024, ऑप्शन सी 18 फरवरी 2024 और ऑप्शन डी 23 फरवरी 2024। बहुत सरल है। प्रथम चरण का चुनाव जो है 17 फरवरी को होने वाला है और जैसे ही चुनाव संपन्न होगा वैसे ही उसकी मतों की गणना कर ली जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 18 फरवरी को इसके मतों की गणना की जाएगी। बाकी जो 20 है तो उसका 21, 23 है तो उसका 24। ठीक है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए और सारे जो भी डाउट है बिल्कुल आप कीजिए कमेंट, आपको जवाब मिलेगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रारंभ होने वाले पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 4 जिले, ऑप्शन बी 5 जिले, ऑप्शन सी 6 जिले या ऑप्शन डी 7 जिले। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है और डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की योजना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले शामिल हैं? बिल्कुल 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले हैं आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। वो 6 जिले हैं सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, कांकेर और कोंडागांव पहले निश्चित किए गए थे, जबकि 2 अन्य जिले में सरगुजा संभाग के होंगे जिनका चयन हितग्राहियों सर्वे के बाद किया जाएगा। मुख्यतः 4 जिलों को बता दिया गया। ठीक है, विशेषतः डेयरी विकास हेतु। अगला प्रश्न भी उसी करंट अफेयर से संबंधित है जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन कितना दूध उत्पादन हो रहा है? ऑप्शन ए 28 लाख लीटर, ऑप्शन बी 42 लाख लीटर, ऑप्शन सी 58 लाख लीटर या ऑप्शन डी 75 लाख लीटर। बहुत सरल है, अगर आप पढ़े हैं तब, अगर नहीं पढ़े हैं तो सबसे ज्यादा कठिन प्रश्न है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल कमेंट करते जाइए। चलिए बता देता हूं मैं सही उत्तर। इसमें क्या होगा कि 58 लाख औसतन पूछा गया, ठीक है, गिनते नहीं बैठेंगे। 58 लाख लीटर है, अभी जो सर्वे रिपोर्ट हुआ उसके अनुसार 58 लाख लीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी राष्ट्रीय स्तर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्या कहते हैं अगला प्रश्न? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यपाल रमेन डेका द्वारा किसे उनके सामाजिक और शैक्षिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रमेश पांडे, ऑप्शन बी एम राजीव, ऑप्शन सी सुरेश पिल्लई या ऑप्शन डी अमित कुमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसके लिए जो सम्मानित किया गया है, आप नोट डाउन कर लीजिए एक जगह, एम राजीव को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एम राजीव जो कि एक युवा संस्था के संस्थापक हैं, को राज्यपाल द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये 25 वर्षों से शिक्षा और समाज के क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न कहता है राज्यपाल द्वारा सम्मानित एम राजीव का मुख्य कार्य किस क्षेत्र से है? बहुत सरल है, अभी मैंने बताया, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के सहयोग में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। एम राजीव को सम्मानित किया गया है और वे शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत सरल है, जो कि एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। क्या कहता है छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अब तक लगभग कितनी संरचनाएं निर्मित की गई हैं? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख या ऑप्शन डी 3 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जल विजन 2047 के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। कहाँ पर? उदयपुर राजस्थान में। और वहाँ पर जो परियोजनाएं हैं उसमें सबसे फर्स्ट में जो है वो छत्तीसगढ़ है, इसीलिए प्रश्न लाया गया है। और छत्तीसगढ़ में कुल कितनी परियोजनाएं जो हैं संरचनाएं निर्मित हैं? तो वो है लगभग और लगभग 2 लाख। ठीक है, जो कि सबसे अधिक है और इसीलिए जो है छत्तीसगढ़ जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। यहाँ से हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी शामिल हुए थे, याद रखिए। ठीक है, कहाँ आयोजित की गई थी? उदयपुर राजस्थान में। जल विजन 2047 का जो बैठक थी उसके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई।
कमेंट करते हैं, बाद में कमेंट नहीं करते हैं, बाद में कमेंट किया कीजिए, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो अभी देख रहे हैं, तो अभी जब भी देख रहे हैं बिल्कुल देखिए, ज़्यादा प्रश्न है नहीं, 20-25 प्रश्न है, आप एक एक लाइन से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए और खुद भी चेक कर लीजिए कि क्या आपका करंट अफेयर तैयार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर, इसमें से कुछ अच्छे भी हैं जो कि हिस्ट्री पॉलिटी इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि उससे उनका कुछ डिटेल भी तो बता रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। 17, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन के वैज्ञानिक और सतत विकास के लिए वर्ष 2022 में कौन सी नीति और अधिनियम लागू किए गए? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ जलवायु संरक्षण अधिनियम और जल संकल्प नीति, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ भूजल अधिनियम और जल नीति 2022, ऑप्शन सी जल विज्ञान नीति और जल सतर्कता अधिनियम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जल आरक्षण अधिनियम और छत्तीसगढ़ जल आपूर्ति नीति। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अभी जो है छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण हेतु नीति लागू की गई है, उसका नाम आपको बताना है। उसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ भूजल अधिनियम और जल नीति 2022, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 17 का देख लीजिए, इसमें छत्तीसगढ़ जल नीति 2022 जो कि प्रमुखता किससे संबंधित है? जल संरक्षण के वैज्ञानिक, न्याय संगत और सतत उपयोग को बढ़ावा देती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भूजल अधिनियम 2022 यह इसके अंतर्गत भूजल नियामक प्राधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया है। कमेंट करके बताइए प्राधिकरण का क्या काम होता है, ऐसे अच्छे से पता होगा सभी को। अगर नहीं पता तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो कमेंट करेंगे मैं उन्हीं को रिप्लाई दूंगा, ठीक है, उनको ही बताऊंगा। और एक चीज़ और बताया कीजिए भाई, सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं, कंटिन्यू आना चाहिए कि नहीं, ये सब बताया कीजिए, अच्छा लगता है। 18, छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं की निगरानी को सशक्त बनाने के लिए किन दो संगठनों के साथ MOU किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग और यूनिसेफ, ऑप्शन बी CEGIS और ट्राई, इसके अलावा NIC और NSDC, इसके डी है CSC और RCU। सबसे पहले तो आप सभी को इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल CEGIS और ट्राई के मध्य जो है वो MOU किया गया है, ठीक है। सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट CEGIS और दूसरा ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया जिसे ट्राई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसलिए विशेषतः शासन प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इनके बीच ओवरव्यू किया गया है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, बाद में भी देख रहे हैं तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। 19वां, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित किया गया सुशासन एवं अभिसरण विभाग कौन सा क्रमिक विभाग है? ऑप्शन ए 55वां, ऑप्शन बी 56वां, ऑप्शन सी 57वां या ऑप्शन डी 58वां। अब ये क्रम तो आपको अच्छे से याद नहीं होगा, फिर भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। यह 58वां क्रम का है जिसमें सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय की उपस्थिति में इस विभाग की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाना है। यह विभाग प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और योजनाओं के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, ई गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नई दिशा देगा, ठीक है। सुशासन दिवस भी मनाया जा रहा है, कब से कब तक है ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैं आगे भी बता दूंगा, ठीक है। पूरा कवर होगा जनवरी 1 जनवरी 2025 से अभी तक जितने भी करंट अफेयर हैं वे सारे कवर हो जाएंगे। बस आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, एक एक दिन का करंट अफेयर मिलेगा। 20वां, छत्तीसगढ़ सरकार का संभावित आगामी बजट किस तारीख को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए 22 फरवरी, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च या ऑप्शन डी 5 फरवरी। बहुत सरल प्रश्न है और मेरे ख्याल से ये सभी से बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बजट कब पेश किया गया ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। बजट पेश किया गया था, पेश किया जाएगा, सॉरी ये 20 फरवरी का है इसलिए किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च को।
कौन पेश करेंगे? तो वित्त मंत्री कौन है अभी? ओपी चौधरी जी। ठीक है, टोपी कोई नहीं बोलेगा। चलिए 21वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आगामी बजट का अनुमानित आकार कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 1.2 लाख करोड़ रुपए, 1.3 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए, या ऑप्शन डी 1.7 लाख करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, क्योंकि आगामी जो बजट है यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, और इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब तक का सबसे बड़ा होने की संभावना 1.1.5 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, जिनमें सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। 22वां, छत्तीसगढ़ में इसरो द्वारा लागू की जाने वाली कौन सी तकनीकें बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी में मदद करेंगी? ऑप्शन ए सेंसर बेस्ड ट्रैकिंग और बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी सैटेलाइट इमेजरी जीआईएस और डेटा एनालिटिक्स, ऑप्शन सी थर्मल इंफ्रारेड कैमरा और जनगणना डेटा, ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों ये प्रश्न लाया गया है? क्योंकि हाल ही में जो है इसरो के साथ हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के समझौता हुआ है, वहां पर गए थे। ठीक है, और इस वजह समझौता हुआ है, जो मिले थे, जिसके वजह से ये भविष्यवाणी की गई। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है, सैटेलाइट इमेजरी जीआईएस और डाटा एनालिटिक्स। कौन कौन थे शामिल देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा छत्तीसगढ़ में क्या क्या है? जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा एनालिसिस का उपयोग किया जाएगा। इन तकनीकों के माध्यम से राज्य में जल स्रोतों का आकलन, मृदा की स्थिति और जो भी जितने भी आवश्यकताएं हैं उसके प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, देखिए बताते हैं क्यों वो OMU हुआ है। 23वां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इसरो चेयरमैन वी नारायणन की बैठक में किस क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करने पर बल दिया गया? ऑप्शन ए आईटी उद्योग और पर्यटन, ऑप्शन बी वन्य जीव प्रबंधन और हथकरघा, ऑप्शन सी कृषि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी निर्माण कार्य और रक्षा प्रणाली। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? वी नारायणन। ठीक है, इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो समझौता किया गया था, बैठक के दृष्टि को कार्य करने पर बल दिया गया, वह है कृषि, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण। पहले ही मैंने बता दिया था आपको, और इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से बता देता हूँ। बैठक हुई है कहाँ पर? दिल्ली में बैठक आयोजित हुई है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी शामिल हुए। ठीक है, चलिए कृषि आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, इस पर बल दिया गया है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। कहता है 24वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से पहले आवेदन पत्रों की छानबीन के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ऑप्शन ए अपर मुख्य सचिव, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सॉरी मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव ऑप्शन सी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, या ऑप्शन डी पंचायत सचिव निहारिका बारिक। इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर नहीं देखें तो जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें जो छानबीन समिति गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव करेंगे। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में अपर मुख्य सचिव कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य के सूचना आयुक्त के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति संबंधी जो समिति गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता जो है मुख्यतः कौन करेंगे? अपर मुख्य सचिव करेंगे, आपको याद रखना है। और इसमें जो प्रमुख नाम है मुख्य सचिव के लिए कौन कौन से हैं, एक दो नाम मैं बता देता हूँ। जैसे मनोज पिंगुआ, निहारिका बारिक, सोनमणि बोरा, अविनाश चंपावत को शामिल किया गया है। ये सब जो है समिति में शामिल किए गए। ठीक है, और नाम के लिए वही हैं जो हमारे पूर्व DGP एम अवस्थी। अगला देखते हैं क्या कहता है 25वां,
छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए अंतिम पैनल पर अनुमोदन किस समिति द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए राज्यपाल के उच्च स्तरीय समिति, ऑप्शन बी लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और एक अन्य सदस्य की समिति, ऑप्शन डी विधानसभा की याचिका समिति। अब देखिए जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं, हाँ, सूचना आयुक्त के चयन से संबंधित जो समिति बनी है वो समिति अपनी रिपोर्ट तो देगी, लेकिन फाइनली जो है अंतिम निर्णय किनका होगा? मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और एक अन्य सदस्य की समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त के लिए किनका किनका नाम है? वो एक दो नाम यहाँ पर लिखा है क्या? नहीं, ठीक है। और ये जो नियम है कि उसमें मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और एक अन्य वरिष्ठ सदस्य की 3 सदस्यीय चयन समिति लास्ट में फाइनल अपना वो देगी निर्णय। वो है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुरूप, ठीक है। इसके तहत जो है मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष और एक अन्य वरिष्ठ सदस्य की समिति, 3 सदस्यीय समिति है जो कि अंतिम निर्णय देगी, ठीक है। तो 15 फरवरी से 21 फरवरी के बीच ये सारे जितने भी मैंने बताए वो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉपी में वन लाइनर फैक्ट की तरह नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, ठीक है। आगामी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4 से 5 नंबर, कभी कभी जो है 6 से 8 नंबर तक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आबकारी विभाग की वैकेंसी है, परीक्षा है, फिर एडीओ की है ना, अभी प्रयोगशाला परिचारक भी है, अमीन भी है। अमीन का तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको डाउट लगता है, कुछ लोग नए होंगे तो अगर चाहे कुछ कोर्स का डिटेल जानना चाहते हैं, कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर लिखा है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। उसके अलावा कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक ज़रूर कीजिए, पसंद आ रहा होगा तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।